हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी 2018 में हुई थी, उसके कि गणित के प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज के इस क्लास के। ये ऐसे प्रश्न हैं जो 2011 में यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, 2013 में हुआ, उसके बाद 2000। हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में आपको कि यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी 2018 में हुई थी, उसके गणित के प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ये गणित के प्रश्न इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ये लगातार यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। हम आपको बता दें, जो आज हम आपको प्रश्न कराएंगे गणित के, ये यूपी टेट 2011 में पहली बार हुआ था, फिर 2013 में हुआ, 2014 में हुआ यूपी टेट एग्जाम, फिर 2016 में हुआ, फिर 2017 में हुआ, 2018 में हुआ था, और अंतिम यूपी टेट जो आपका एग्जाम है ये 2021 में हुआ था। उसके बाद से अभी तक यूपी टेट एग्जाम नहीं हुआ है। अब आपका होने जा रहा है 2026 में। ठीक है, तो जो भी मेरे भाई यूपी टेट 2026 का फॉर्म फिलअप किए हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या 1-2 टाइम्स दे चुके हैं, तो इस क्लास को जरूर देखें। और इस क्लास में हम आपको गणित के लगभग 10 प्रश्न कराएंगे। को बता दें, अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। डेली आपको सुबह में 7 बजे मॉर्निंग में आपको एक क्लास मिलती है, मैथ का एक प्रैक्टिस सेट मिलता है। ठीक है, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। और अगर जब भी आपको समय मिले, हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप 7 बजे ही देखिए, जब भी आपको समय मिले आप इस क्लास को जरूर देखिए। इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। चाहे आप पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट प्राथमिक के लिए, या जूनियर के लिए कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, दोनों में मैथ पीआरटी में तो अनिवार्य है, बट जूनियर की बात कर लिया जाए तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को जब भी आपको समय मिले आप जरूर देखा करिए। ठीक है, चलिए विदाउट डिले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रफ पेन लेकर के जरूर बैठिएगा अगर इस प्रश्न को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपके सामने है, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। प्रश्न है कि यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं, यहाँ पे है ए और बी के लिए ए बी इक्वल टू 125 है, तो यहाँ पे बी के पावर ए का मान बताना है। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा सा एरर है, आप देख लीजिए। प्रश्न फिर एक बार रिपीट करते हैं। कह रहे हैं कि यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए ए के पावर बी का मान 125 है, तो बी के पावर ए का मान है, ये पूछ रहा है, प्रश्न हमारा दिया गया है। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो चूंकि ये घातांक और करड़ी का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है ए के पावर बी का मान 125 दिया है। ठीक है, 125 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे ए के पावर बी इक्वल टू, इस 125 को हम लोग क्या करेंगे, 125 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसको भी पावर में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ ए के पावर बी है तो इसको भी पावर के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में। तो देखिए किससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, 5 5 जा 5, 5 25 हो जाएगा, फिर 5 एक कम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे 125 है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार, 3 बार, 3 बार लिख सकते हैं। और आपको एक रूल एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर ये इनटू में है तो इसकी पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 125 को हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो जहां पे है 125 वहां पे लिख लेंगे 5 के पावर 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब एक काम करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना कर लेंगे, दोनों पक्षों का
तुलना करने पर। ठीक है, चलिए जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा यहां से, जब तुलना करेंगे तो यहां से a का मान हो जाएगा हमारा 5 और a का मान 5 और b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए b का मान 3 हो जाएगा, a का मान 5 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है प्रश्न में, हमसे पूछा है b के पावर a का मान पूछा है। ठीक है, तो यहां से देखिए हमसे पूछा गया है b के पावर a का मान, तो b की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 रख लेंगे b की जगह, और a की वैल्यू क्या है 5, तो ऊपर क्या लिख देंगे 5 रख देंगे। यानी 3 का 3 में कितनी बार गुणा करना है, 5 बार गुणा करना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 5 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 आ जाएगा। ठीक है, ये 243 ये किसी ऑप्शन में है, हाँ यहाँ पे देखिए दिया गया है 243 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल सा प्रश्न था, आसानी से आप इसको लगा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा। चलिए ये दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आया तो 2 टाइम्स पढ़ा करिए, एक बार आप पढ़ें दोबारा भी जरूर इसको पढ़ा करिए। प्रश्न क्या है हमारा कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो हम आपको बता दें जब भी प्रश्न में बात करें छोटी से छोटी संख्या, उस कंडीशन में जो है लसन निकाला जाता है। ठीक है, एलसीएम निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। जब आपसे बड़ी से बड़ी की बात करेगा तब मश निकाला जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है छोटी संख्या है, तो आप 1 से लेकर के 10 तक की जो जितनी भी सभी प्राकृतिक संख्या होगी इनको पहले लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे हमने लिख लिया 10। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक सभी प्राकृतिक संख्या निकली और इनका क्या फाइंड आउट कर लीजिए, इनको जो है इनका लसन निकाल लीजिए। चलिए लसन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 1 है 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 7 2 चौको 8, यहाँ 9 2 5 10, तो 2 से जो कैंसिल हो रहे थे उसको हमने कर लिया। ठीक है, चलिए फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 1 यहाँ पे 3 1 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 3, ये 7 ये 4 ये 9, यहाँ पे 4 नहीं होगा 2 होगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ 1 हो जाएगा 1 3 1 हो जाएगा 5 3 7, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए कोई 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है विभाजित, तो नहीं हो रहा है सर। अब 3 से कैंसिल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 1 तब तक कैंसिल करेंगे जब तक नीचे 1 ना जाए। 3 एक कम 3 1 5 3 एक कम 3 7 1 3 त्रिक के 9 5, फिर 3 से कैंसिल होगा, कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 1 1 1 1 5 1, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 3 एक कम 3, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए केवल 5 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है, तो 5 से कैंसिल कर लेंगे, फिर हम लोग 7 से कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग जो है सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 4 दूना 8 8 त्रिके 24 24 तिहाई। ठीक है, 24 तिहाई कर लीजिए मल्टीप्लाई आप यहाँ पे। 4 तिहाई 12 3 दूना 6 1 7 72। ठीक है, 72 में फिर किसका गुणा करना है 7 5 35 का गुणा कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 5 35 और 1 36 हो जाएगा, 3 दूना 6 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 त्रिके 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 0 हो जाएगा, 6 से 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। कितना आ गया 2550। 1 से लेकर के 10 तक की जब संख्याओं का हमने क्या निकाला एलसीएम निकाला, तो इसका आ गया 2550 और यही सबसे छोटी संख्या होगी, यही सबसे क्या होगी छोटी संख्या होगी।
किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे देख रहे हैं सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2550। ठीक है, आ गया। तो जब भी प्रश्न में कहा जाए सबसे छोटी संख्या का, तो उसका एलसीएम आप फाइंड आउट कर लिया करिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है तीसरा हमारा, कह रहा है कि यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है, यानी कि 4/8/2017 को शुक्रवार है, तब 61 मतलब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आप लोग बताएं, चूंकि एक कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, रीजनिंग में कैलेंडर से ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग जो है लगा लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए दिया है 4/8/2017 को क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। ठीक है, चलिए तो कह रहा है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो जो ये आपका 61 है, ठीक है, इसमें हम लोग जो है 7 का भाग देंगे। जो 61 है इसमें 7 का भाग देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि जो हमारे पास दिन होते हैं, जो दिन, जैसे आप रविवार से काउंट करिए, मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब दिन तो हमारे पास 7 ही होते हैं ना। तो जो ये डिजिट दी हुई है 61 मतलब 61 दिन, ये जो है 7 होना चाहिए या 7 से कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं, क्योंकि दिन 7 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इसीलिए हम लोग करते क्या है, चाहे जितना भी ज्यादा डिजिट क्यों न दे दिया जाए, उसमें 7 का भाग दे करके जो है उसमें विषम दिन निकालते हैं। उसमें कितने विषम दिन है, तो विषम दिन निकालने के लिए हम लोग जो है 7 का भाग देते हैं। यानी कि जो दिन आना चाहिए वो 7 आना चाहिए, 7 से कम आना चाहिए। चलिए अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 61 में अगर हम 7 का भाग दे देंगे तो कितना, 7×9 = 63 होगा। लेकिन 7×9 = 63 ज्यादा हो जाएगा, तो 7×8 = 56। कितना, 7×8 = 56। घटा लीजिए, 11 में से 6 जाएगा तो 5, ये 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये जो शेष बचता है, जो शेष बचता है, यही होता है विषम दिन। तो यानी 61 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 5 विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे, 5 दिन। तो 4/8/2017 को क्या है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार है तो इसमें आप क्या जोड़ देंगे, +5 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि कह रहा है तब 61 दिनों के बाद। 61 दिनों का मतलब जो है 5 दिनों के, ठीक है, के बाद जब भी प्रश्न में कहेगा, हम आपको बता दें, इसको याद रखिएगा, के बाद जब कहेगा तो +1 करते हैं। जैसे 61 दिनों के बाद, तो शुक्रवार था और 61 दिनों के बाद मतलब उसमें 5 और जोड़ देंगे, और फिर कह रहा है के बाद तो एक और जोड़ेंगे। ठीक है, जब भी प्रश्न में कहेगा के बाद तो एक और जोड़ेंगे। तो चलिए शुक्रवार के बाद कितना जोड़ना है, टोटल कितना हो गया, 6 दिन। तो शुक्रवार के बाद 6 दिन और बढ़ जाइए। तो देखिए ये आपका शुक्रवार हो गया। ठीक है, यहाँ शुक्रवार है, फिर शनिवार, 6 दिन बढ़ना आपको है। ठीक है, तो शुक्रवार ये है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 6 दिन आप बढ़ जाएंगे। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा थर्सडे, मीन्स बृहस्पतिवार, गुरुवार। ठीक है, शुक्रवार से 6 दिन और, तो आपका सही आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सबसे पहला काम है, इसमें आप विषम दिन निकाल लीजिए। विषम दिन निकालने के बाद इसमें जोड़ दीजिए, और के बाद कह रहा है एक दिन और बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न है ये हमारा कि दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है। तो यहाँ पे पूछा गया है हमसे कि y के पावर 0 माइनस x के पावर 0 का मान है। ये प्रश्न पूछा गया। अब कहेंगे सर चित्र तो है ही नहीं, तो चित्र हम लोग देख लेते हैं। देखिए
चित्र ये यहाँ पे है, आपका दिया गया है, ठीक है। ये दो रेखाएं समांतर रेखा ए बी और क्या है हमारे पास सी डी है। इसको दो तिर्यक रेखा जो है कट कर रही है। एक हमारी तिर्यक रेखा है पी क्यू और एक तिर्यक रेखा हमारे पास है एम और एन है। ये जिस बिंदुओं पे कट कर रही है उन बिंदुओं का नाम यहाँ पे दिया गया है। ये ई है, ये हमारा एफ है, इसी तरीके से यहाँ पे ये जी है और यहाँ पे ये क्या है एच है। कुछ एंगल दिए गए हैं यहाँ पे। ये वाला जो एंगल है वो दिया गया है 110 डिग्री। उसी तरीके से इस एंगल को एक्स कहा है उसने, और ये वाला एंगल है वाई बताया है, और ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री है। तो ये चित्र दिया गया है और चित्र दे करके आपसे पूछ रहा है कि y डिग्री माइनस x डिग्री का मान बताना आपको है, ठीक है। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। यहाँ पे आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो आप बताइएगा, जैसे यहाँ पे ये वाला एंगल हमारे पास है, ठीक है, ये एंगल है यहाँ पे, इसका शीर्षाभिमुख ये होगा, उसी तरीके से इसका शीर्षाभिमुख ये होगा, इसका शीर्षाभिमुख सामने वाला ये होगा, इसका शीर्षाभिमुख सामने वाला ये कोण होगा। तो आप बताइए, अगर ये 110 डिग्री है तो हमारा ये जो एंगल होगा वो भी 110 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है आमने सामने वाले कोण को कहा जाता है। इसी तरीके से जैसे ये x डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितने डिग्री का होगा? x डिग्री का होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये एंगल y डिग्री है तो ये भी कितना होगा? y होगा। अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा? 120 होगा। लेकिन हमको जरूरत सिर्फ किसकी है? y की और x की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। पहला। दूसरा कंडीशन हम आपको ये बता दें, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होते ही हैं, लेकिन जब जो तिर्यक रेखा काटती है उसके एक ही ओर के दोनों अंतःकोण, जैसे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो तिर्यक रेखा काटती है उसके एक ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कि 110 और y डिग्री इन दोनों का जो योग होगा सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, y डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसा क्यों? इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काटी है तो दोनों ओर के ये क्या है? अंतःकोण है। दोनों ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 170। तो y बराबर कितना डिग्री आ गया? y इक्वल टू आ गया 70 डिग्री। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है तो एक ही ओर के, देखिए एक ही ओर के ये कोण और इस कोण का योग जो है 180 डिग्री होगा। मींस यहाँ पे देख लेते हैं, x डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को जोड़े तो 180 होना चाहिए, ठीक है। तो x डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस प्लस है इधर तो x माइनस हो जाएगा, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान 60 आ गया, y का मान 70 आ गया। x का मान 60 आ गया, y का मान 70, तो y का मान 70 है, 70 रख लेंगे, माइनस x का मान 60 है, 60 रख लेंगे। घटा लीजिए, 70 में से 60 जाए तो 10 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ये किसी ऑप्शन में है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 10 डिग्री। इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है लगा लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से लगा लेंगे हम। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये है हमारा प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन। प्रश्न है कि यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मीन्स इसका सीपी पूछा है।
ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आए तो कितनी आसानी से आप लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को ₹390 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो पहले देखा करिए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है या कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो आप कहेंगे सर 20% का लाभ हो रहा है, तो लिख लेते हैं 20%। इसको भिन्न में बदल लीजिए, सबसे पहला काम होना चाहिए भिन्न में। तो 20% को लिख सकते हैं 20 अपान में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 20 एक कम 20 हो जाएगा, 20 पांचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर 1/5 आ गया। 20% को जब हमने भिन्न में लिखा तो 1/5 आ गया। ठीक है, जो नीचे आता है, जो हर में आता है, वो मेरे भाई सीपी होता है। याद रखिएगा, जो नीचे आता है वो हमेशा सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। और जो ऊपर यहाँ पे आया है ये है लाभ, मतलब हमारा प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट है। आप बताइएगा हमको, जैसे 5 रुपए किसी चीज का क्रय मूल्य है, ध्यान से समझेंगे हम लोग कि 5 रुपए किसी चीज का सीपी है, क्रय मूल्य है। अगर उस पे 1 का लाभ मिल रहा है तो कितने का वो बेचेगा, कितना उसका एसपी होगा, आप बताएंगे। कहेंगे हाँ सर, अगर वो 5 रुपए का खरीद रहा है और 1 का उस पे लाभ ले रहा है तो डेफिनेटली वो 6 का बेचेगा। और ये 6 रुपए इसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना, 5, 1 का लाभ लिया, 6 का बेचा, और ये इसका हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। और आप देख रहे हैं प्रश्न में जो विक्रय मूल्य आया है वो दिया है 390 रुपए, और जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपका विक्रय मूल्य कितने रुपए आया है, 6 रुपए, 6 आया, 6 आया है। और प्रश्न में कितना दिया है, 390 रुपए बेचने पर। तो ये जो 6 है ना, आपका जो विक्रय मूल्य है, जो प्रश्न का विक्रय मूल्य है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां से आप पहले 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 बराबर हो जाएगा 390 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से कैंसिल कर लीजिए, देखिए 6 कम 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 6 जा 36 हो जाएगा, 5 यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, और फिर हो जाएगा 6 5 जा 30, यानी जो यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई 65 आ गई। ठीक है, 1 की वैल्यू कितना आ गई, 65 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना है, 5, लाभ कितना है, 1, विक्रय मूल्य कितना है, 6। प्रश्न में क्या पूछा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 5, तो 1 का मान है 65, तो 5 का मान निकाल लीजिए, तो 65 गुणे 5। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 5 25 हो जाएगा, और 6 5 30 और 2 32 हो जाएगा। 325 हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसी ऑप्शन में है, हाँ सर यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 325। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आसान प्रश्न है, आसान तरीके से पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए प्रश्न को लगाने का प्रयास करेंगे आप। चलिए ये प्रश्न हमारे पास है। बहुत से मेरे भाई क्लास छोड़ करके चले गए होंगे अब तक, तो मैं आपको बता दूं, आप उस तरह के प्रश्नों का जरूर अभ्यास करिए। आप कहीं से भी अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस करिए जिस तरह के प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है मैथ में स्कोर करने का, आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, यानी जो पहले के आपके पेपर हुए हैं यूपी टेट का, दो जो 2011 से लेकर के 2021 तक, उन सभी पेपर्स के ले लीजिए, और उन सभी पेपर्स का क्वेश्चन देखिए कि जो है किस टाइप के प्रश्न, और उनका अभ्यास करिए। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपको ये पता चलेगा कि यूपी टेट में जो मैथ का जो क्वेश्चन आता है इसका पैटर्न क्या है, किस टाइप के प्रश्न और किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम अपनी क्लास में लगातार अभी आपको पीवाई क्यू करा रहे हैं प्रीवियस ईयर, इसके बाद आपको जो है चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं हम आपको कंप्लीट सॉल्व कराएंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या, ठीक है, कितना यहाँ पे है 60,000, मतलब 60,000 से बढ़ करके 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में है। अच्छा पहले हमें ये बताइए क्या पूछा है, अब पूछा क्या है, वृद्धि पूछा है, मतलब कितनी बड़ी है, वो भी प्रतिशत में आपको बताना है।
तो आप बताइए कोई कस्बा है, उसकी जनसंख्या कितनी थी? उसकी जनसंख्या थी 60,000, लेकिन बढ़ करके कितना हो गई? 65,000। तो आप बताइए 60,000 थी और 65,000 हो गई, कितनी बढ़ी? आप कहेंगे सर 5,000 बढ़ी। सिंपल सी बात है, 5,000 बढ़ी। 60,000 थी, 65,000 हो गई, कितनी बढ़ी? आप कहेंगे सर 5,000 बढ़ी। 5,000 हमने लिख लिया और यहाँ पे आप अपान का साइन लगा लेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न है, कम हो या ज्यादा हो, तो इतना ज्यादा हुई अपान का। बस आपको यहाँ पे एक चीज ये देखना है कि किससे बढ़ी, एक प्रश्न करना है अपने मन में कि किससे बढ़ी या किससे कम हुई। आप बताइए 60,000 से 65,000 हो जाती है बढ़ करके, तो ये किससे ज्यादा बढ़ी? तो आप कहेंगे सर 60,000 से ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो जो जिससे ज्यादा बढ़ेगी, जिससे का प्रश्न किया करिए, जिससे, याद रखिएगा, जिससे, जिससे कम या ज्यादा, बस यही प्रश्न। और उसी को यहाँ पे आपको नीचे पुट अप कर लेना है। ठीक है, तो हम कहे सर 60,000 थी, 65,000 हो गई, यानी कि किससे कम हुई या किससे ज्यादा हुई? आप कहेंगे सर 60,000 से जो है बड़ी है, तो 60,000 को हम लोग यहाँ पे नीचे रख लेंगे। ठीक है, और इंटू किस में बदलना है? प्रतिशत में, तो गुणे 100 कर लेंगे। चलिए कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ 000 से 000 कैंसिल हो गया। ठीक है, 000 से 000 कैंसिल हो गया। यहाँ देखते हैं 20 दूना 20 तिहाई 60, और यहाँ पे 20 पांचे 100 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है? यहाँ पे 5, नीचे क्या बचा है? यहाँ पे 3, फिर इंटू क्या है? 5 है। 5 का गुणा 5 में करेंगे, कहेंगे सर 5 25 हो जाएगा बटे 3। भाग दे लीजिए, 3 वाटे 24, यानी 3 सही 1/3%। इतनी जनसंख्या परसेंटेज में बढ़ी है। किसी ऑप्शन में है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर बी है, 8 सही 1/3 है। यहाँ पे देख रहे हैं 8 सही 1/9 भी दिया है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका क्वेश्चन लगाया हुआ सॉल्व किया हुआ भी गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 8 सही 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में लगातार आते रहे हैं। प्रश्न हमारा है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं। मतलब 40 व्यक्ति 30 दिनों में 2 क्विंटल चावल खा जाते हैं। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी मीन्स 5 क्विंटल चावल खाएंगे? भाई मशीन थोड़ी ना है, 5 क्विंटल चावल जो है 30 व्यक्तियों को खाना है, जो है कितने दिन में खाएंगे ये बताना आपको है। ठीक है, वैसे एक्चुअली में है भी, हम लोग जो है कि रोटी की जो संख्या है खाने की कम करते जा रहे हैं और जो चावल की क्वांटिटी है जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। दबा के चावल हम लोग खाते हैं, वो भी इवनिंग टाइम में, शाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। फार्मूला हमारा क्या है? m1 d1 अपान w1 इक्वल टू m2 d2 अपान w2 होता है। ठीक है, अब कहेंगे सर ये आइडेंटिटी हमने लिखा है, फार्मूला लिखा है, ये इसी पे क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। देखिए इसमें m क्या है? m मतलब मैन है, आदमी की बात की गई है। d फॉर डेज है, दिन होता है, और w मीन्स होता है वर्क, मतलब कार्य होता है। आप बताइएगा कितने व्यक्ति हैं? कहेंगे सर 40 व्यक्ति हैं। यहाँ कुछ नहीं तो इंटू लिखेंगे, फिर d1 का मान, 40 व्यक्ति हैं, 30 दिन है, 30 दिन है, अपान वर्क, वर्क मतलब कार्य, कार्य करते हैं, कितना खाते हैं भाई काम करके? 200 केजी खाते हैं, तो नीचे 200 लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगाएंगे। m2 का मान, m2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, तो 30 लिख लेंगे, इंटू d2 का मान कितना हो जाएगा? सर d2 पता करना है। यहाँ पे देखिए दिया है, पूछा गया है कितने दिनों में, यही तो पूछा है, तो d2 पता करना है। और इसके बाद w2 मतलब कार्य कर रहे हैं खाने का, 500 केजी भाई खा जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से हम लोग जो है इस 00 से 00 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो गया हमारा, ये 30 से ये 30 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 एक कम 2, और ये 2 दूना 4 मतलब 20 हो जाएगा। ये इधर बचा सिर्फ हमारा 5, और 5 जब इधर जाएगा, इधर भागे में है, इधर जाएगा तो गुणे में होगा, तो 20 गुणे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 गुणे 5 हमारा हो जाएगा, तो 20 पांचे कितना हो जाएगा? 100, 20 पांचे 100 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। मतलब 100 दिन में जो है आपके 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खा जाएंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। इस तरह का प्रश्न, इस वाले फार्मूले को आप लिख लीजिएगा, जब भी जो है इस तरह का प्रश्न आए तो आप लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, गजब का प्रश्न, और इस तरह का प्रश्न मेरे भाई
आपके एग्जाम में आते रहते हैं। हम आपको बता दें, जैसे जब भी कोई नई चीज आपको मिले, जब भी कोई नई चीज मिले, आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप अपनी रफ कॉपी पे कहीं न कहीं लिख लिया करिए। जैसे कोई भी नया टर्म मिल गया, नई आइडेंटिटी मिल गया, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक बार हफ्ते में आप उसको जरूर रिवाइज कर लिया करिए। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। देखिए, ये होता है हमारे पास वर्ग, ठीक है। वर्ग क्या होता है? वर्ग में जो है हमारा, इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग का ही भाई है, वर्ग का ही भाई है छोटा जो है आपका समचतुर्भुज। कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल हाँ, समचतुर्भुज इसका भाई है, ठीक है। कहेंगे सर ये दिखता कैसे है? तो देखिए हम बता रहे हैं। जैसे वर्ग कहीं पे पड़ा हुआ था ऐसे, ठीक है, और इधर से खूब तेज हवा का झोंका आया, खूब तेज हवा बहने लगी, आंधी आ गया, तूफान आ गया, और वर्ग ऐसे था पड़ा हुआ है। और जैसे ही हवा आई, ठीक है, आप लोगों ने झपिया देखा होगा, झपिया ऐसे पड़ी हुई होती है, जैसे आपने फोल्ड फोल्ड करके ओपन करके रख दिया ऐसे करके, तो जैसे ही हवा का झोंका आए तो हल्का सा ऐसे कर्व हो जाएगी, टेढ़े हो जाएगी। तो ये वर्ग पड़ा हुआ था, हवा का झोंका थोड़ा सा आया और ऐसे वर्ग था, थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो गया, तो यही समचतुर्भुज होता है। तो देखिए समचतुर्भुज बना दे रहे हैं, इसका भाई है, ये समचतुर्भुज है। एकदम ऐसा ही होता है, ठीक है, एकदम ऐसा ही होता है। समचतुर्भुज में चूंकि वर्ग में भी दो विकर्ण होते हैं, तो समचतुर्भुज में भी कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है विकर्णों की लंबाई दिया है, एक विकर्ण इसमें से आपका 16 सेंटीमीटर है और दूसरा वाला कितना यहाँ पे है? 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है समचतुर्भुज की भुजा, मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई चाहे इसकी लंबाई चाहे इसकी लंबाई, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है, तो चाहे ये फाइंड आउट करिए, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, सब वो बराबर होती है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लिख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन लग जाएगा। समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है? देखिए समचतुर्भुज की भुजा निकालनी हो, यदि उसके विकर्ण दिए गए हो तो रूट में होता है पहले वाला विकर्ण, पहला वाला डायगोनल अपान 2 का स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला विकर्ण d2 अपान 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला है समचतुर्भुज की भुजा निकालने का, यदि उसके डायगोनल विकर्ण दिए गए हैं, ठीक है। रूट में होता है करड़ी में d1 अपान 2 का स्क्वायर प्लस d2 अपान 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए इस पे लगा लेते हैं क्वेश्चन पे, फार्मूले पे, इसी पे। यहाँ पे d1 का मान कितना? पहला डायगोनल 16 है, अपान में 2 रख लेंगे का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे दूसरा वाला डायगोनल कितना है? 12 है सर, अपान में 2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 2 से कैंसिल करें, 2 एक कम 2, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 8 कितना हो जाएगा? 16। इसी तरह 2 एक कम 2, 2 6 का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रूट में आपका आ गया 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको लगा लेते हैं, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 64 और 36 कितना हो जाएगा? 64 और 36 रूट में आपका 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 10। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इस तरह से। इसी फार्मूले पे यदि विकर्ण दिए गए तो आसानी से आप रख करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। बढ़िया प्रश्न था, आगे चलते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमारा है कि संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। कहेंगे सर चित्र कहाँ है? चित्र तो है ही नहीं, तो लाते हैं चित्र। चित्र तो हम उधर रखे हुए हैं, हाँ यहाँ पे चित्र है, ठीक है, ये ठीक है, देखते हैं। पहले चित्र बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि चित्र ही नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। कह रहा है संलग्न चित्र में रेखा PAQ, एक रेखा है PAQ, बना लेते हैं रेखा PAQ। यहाँ पे P है, यहाँ पे A है, और यहाँ पे हमारी क्या है? Q है, ठीक है। रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। रेखा PAQ वृत्त कोई बना हुआ है, उसको बिंदु A पर वृत्त स्पर्श करके जाता है, तो वृत्त बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा वृत्त हो गया। PAQ वृत्त को A बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाता है, ठीक है, यहां तक हो गया। आगे पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है तथा
ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए से बी, सी, इसके बाद ये डी और यहां पे बना लीजिए, ये हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसका नाम बी है, ये सी है, ये क्या है, डी है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है हम आपको बता दें, जो चक्रीय चतुर्भुज एक प्रकार का ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं वृत्त पे स्पर्श करते हैं, वृत्त से आपकी छूती हैं, ठीक है, उसको आपको जो है चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो चारों भुजाएं हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों भुजाएं जो है इस वृत्त को टच कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। अब यहाँ पे दिया गया है एक एंगल आपका दे दिया गया है, एंगल क्या दिया है भाई, यदि एंगल सी ए क्यू, यहाँ पे देखिए सी ए क्यू मतलब यहां से इसकी बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, सी ए क्यू कितना डिग्री है भाई, 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। एंगल सी ए क्यू जो है आपके क्या है, 70 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है एंगल ए बी सी का मान, मतलब ए बी सी मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, कैसे लगेगा? बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग जो है इसको आसानी से हम लोग जो है लगा लेंगे। देखिए चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं, ये वाला जो आपका एंगल है ए जो है यहाँ पे ए डी सी मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, और ये वाला एंगल ये आपस में बराबर होंगे। आप कहेंगे ये सर कैसे? तो इसके लिए आपको प्रमेय नोट करना होगा। एक आपकी प्रमेय है, थ्योरम है। प्रमेय क्या कहती है, एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये थ्योरम क्या है, अगर इस प्रमेय को आप नहीं जानेंगे तो इस क्वेश्चन को आप नहीं लगा सकते। प्रमेय हमारी क्या है, एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला जो आपका एंगल यहाँ पे हमारा है, ये जो 70 डिग्री है, और ये वाला एंगल मतलब सी ए क्यू, यहाँ पे देखिए एंगल सी ए क्यू बराबर, फिर उसके बाद आपका एंगल हो जाएगा ए मतलब ये वाला एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये क्या है आपके एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है कि देखते हैं, पूछा हमसे क्या है यहाँ पे भाई, एंगल ए बी सी मतलब हमसे ये वाला एंगल जो है पूछा गया है। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको हमने बताया कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके जो चारों शीर्ष होते हैं किसी वृत्त से टच करते हैं और वो वृत्त के अंदर बनता है, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज से रिलेट करके एक और जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, सॉरी आमने सामने जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे आप देखिए इस वाले कोण के सामने ये वाला कोण है, तो यानी कि एंगल बी और प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम मतलब योग कितना होगा, 180 होगा। आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको जोड़ने पे 180 आता है। इसी तरीके से ये वाला कोण और आमने सामने वाला ये कोण ए, इन दोनों को भी जोड़ने पे कितना होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। हमसे पूछा क्या गया है भाई, एंगल ए बी सी पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप लोग जो है, जो एंगल बी है इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी, कोण को बीच में रखा जाता है प्लस, डी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी है तो एंगल ए डी सी, ए से ही चलिए ए बी सी, ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस एंगल का मान दिया है कितना डिग्री है, देख रहे हैं एंगल जो सी ए क्यू का मान है वही एंगल ए डी सी का मान है। तो सी ए क्यू का मान कितना है, 70 है। तो जब सी ए क्यू का मान 70 है तो ए डी सी का भी मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे 70, ठीक है, डिग्री। एंगल ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करते हैं।
एंगल ए बी सी बराबर 170 डिग्री, प्लस 70 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -70। घटा लीजिए 170 180 में से 70 तो हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है 110 डिग्री। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा इसमें, पहले इसमें एक हमने प्रमेय सीखा। इस क्वेश्चन में 3 चीजें हमने सीखी। एक आंतर वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, दूसरी चीज चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जाना। जो हमारा जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष होते हैं वो वृत्त से स्पर्श करते हैं, और वो वृत्त के अंदर जो बनता है चतुर्भुज उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं उनको जोड़ने पे आपका 180 डिग्री आता है, मतलब उनका जो सम होता है, जो योग होता है वो 180 डिग्री आपका होता है। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है चूंकि भाई, हाँ बस इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे तो इंग्लिश में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेंस इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेंस देन द गेन परसेंटेज इज। मतलब कह रहा है कि यदि 8 जो पेन है, 8 पेन का जो क्रय मूल्य है वो आपका जो है कि 6 पेन मतलब 6 पेन के जो है विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है, तब जो है परसेंटेज लाभ परसेंटेज बताना कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, जो है कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। प्रश्न वास्तव में इनकम्प्लीट है, इंग्लिश में तो दिया है, हिंदी में नहीं है। ठीक है, चलिए, यदि अभी तक हमारे इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं मेरे भाई, तो हमारे इस चैनल विमलिस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं, और डेली हम जो है आपको हम फिर से एक बार बता दें, सुबह में 7 बजे जो है मॉर्निंग टाइम में एक मैथ का यूपी टेट के लिए मैथ की स्पेशल क्लास में आपको जो है करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट वैसे प्रश्न ला रहे हैं जो यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्लास मेरे भाई आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना कीमती समय हमें दिया।